कैप वाले बैठे हैं तो लिए लगा के रखेंगे ना। काहे खड़े हुए थे। फिर एक बार नमस्कार लखनऊ। और गीतिका ने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इस सत्र में बात करने का अवसर मिला है, क्योंकि अगर मैं पत्रकार नहीं होता तो मैं सैनिक होता। सैनिक बनने की मेरी ख्वाहिश थी, अधूरी रह गई। तो जब मुझे बताया गया निंभोरकर साहब से बात करनी है, तो मैंने कहा कुछ ख्वाहिशें मंच के माध्यम से भी बाहर आती हैं और आनी चाहिए। गीतिका ने मेरा एक और काम आसान किया, क्योंकि मैं सेना का सम्मान करता हूँ, खुद एक सैनिक बनना चाहता था। अब कलम का सैनिक हूँ, वैसे बंदूक का सैनिक भी बनना चाहता था। तो मुझे लगता है कि सेवा में हो या सेवानिवृत्त हो, हमारा जो सैनिक होता है उसका खड़े होकर सम्मान होना ही चाहिए। चूंकि हम खड़े होकर सम्मान कर चुके हैं और जिस विषय पर बात होगी उसका फिल्मांकन हुआ है। फिल्मांकन हिंदुस्तान को बहुत प्रभावित करता है। फिल्म नहीं पता लगे तो बने तो हमें पता नहीं लगेगा बाजीराव कौन है। फिल्में नहीं होती तो हमें पता नहीं लगता शहरयार किस मयार के शायर थे। उसी तरीके से उड़ी ने हमको बता दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या थी। और उस सर्जिकल स्ट्राइक के नायक के से बात करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? अरे यार, लग नहीं रहा है कि सेना का कोई यहाँ पर। अभी इनसे पूछूंगा तो इनकी आवाज जोर से निकलेगी। आखिरी बार ट्राई कर रहा हूं, हाउ इज द जोश? लखनऊ को भी थोड़ी तहजीब के साथ साथ जोश की भी यहाँ पर आवश्यकता है और दिखाना पड़ेगा। सर, राजेंद्र रामराव निंभोरकर जी, आपका अमर उजाला संवाद के मंच पर बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मेरी आवाज़ पीछे से सुनाई दी। ओके। अमर उजाला के हिमांशु ने मुझे बुलाया, और हालांकि आज मेरा लेक्चर पुणे में था, तो मैंने सोचा यहाँ पे मेरा अमर उजाला से बहुत यंग ऑफिसर के समय बहुत अच्छा रिश्ता था। मैं एक दराज में था, एक छोटी पर, जहाँ से 6 महीने के लिए कुछ नहीं आता था, फिर हर महीने के लिए राशन ये सब लॉजिस्टिक्स आता था। और उस दिन वो लॉजिस्टिक पार्टी में ये अमर उजाला के 30 पेपर आते थे, और वो मैं फरवरी का फर्स्ट का मार्च में पढ़ता था, चेंज नहीं करता था। तो हमें जिंदा रखने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, पता करने के लिए हमारा बहुत बड़ा योगदान है, और इसलिए मैं यहाँ आया। जोरदार तालियां हो जाए। जहाँ सैनिक पहुंचता है आखिरी चोटी पर, सरहद की आखिरी सीमा रेखा पर उसका राशन पहुंचता है, वहाँ अमर उजाला भी पहुंचता है। और ये वादा और ये संबंध बरकरार रहेगा। सर बता रहे थे कि 1 साल से कोशिश हो रही है सर को लाने की, अमर उजाला के मंच पर बात करने की। वो लगातार व्यस्त रहे, बहुत सारे विदेशी दौरे रहे। सेवानिवृत्ति के बाद भी सैनिक न रुकता है न थकता है। देश की सेवा में बहुत विशेष रणनीतिक और कुछ गोपनीय कार्यों में भी वो संलग्न रहे, और इस वजह से वो व्यस्त रहे तो वो नहीं उपलब्ध हो पाए। लेकिन आज उपलब्ध हुए। आज भी पुणे में इनका एक बहुत जरूरी लेक्चर था, उसको छोड़कर यहाँ आए। तो सर, सबसे पहले तो जिसकी फिल्म बन गई, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो गई, 16 सितंबर 2016 का समय था, हमारे उड़ी के जो कैंप था उस पर हमला हुआ था। 19 सैनिक शहीद हो गए, और बहुत देर न करते हुए 28 और 29 सितंबर की दरमियानी रात को वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जिसका फिल्मांकन हमने देखा। पर्दे पर हमने विक्की कौशल को देखा, हमने पर्दे के पीछे के उन सिपा सलारों को देखा, पूरी रणनीति बनाई। लेकिन सचमुच के हीरो जो उस रणनीति से जुड़े थे, उस रणनीति का अहम हिस्सा थे, हमारे साथ थे। मैं उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक की बात करूं, उसके साथ ये जरूर बताना चाहूंगा कि कैसे शुभ संयोग, सुखद संयोग आते हैं। उड़ी के बाद ही बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2019 में, जो पुलवामा के जवाब में हुई थी। वो 26 फरवरी 2019 को हुई थी, और आज 26 फरवरी को इस मंच पर हम उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। एक संयोग है जो मेरे ध्यान में आया। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट वाली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। बहरहाल सितंबर की जो सर्जिकल स्ट्राइक थी 2016 की, सर जब उड़ी के उस कैंप पे हमला हुआ, उसके बाद किस तरह का विचार था, और क्या सचमुच जिस तरह का फिल्मी के पर्दे पर दिखाया गया कि प्रधानमंत्री से लेकर एनएसए तक सब इन्वॉल्व हो गए, और फिल्म के पर्दे पर चीजें अलग होती है, जो रियल हीरोज होते हैं उनकी कहानी कुछ और होती है। तो आज हम रियल स्टोरी सुनना चाहेंगे। मैं इसके लिए मेरे को तकरीबन 10-1 मिनट का समय चाहिए होगा, और ये मोनोलॉग ही होगा, क्योंकि एंकर मुझे नहीं पूछेगा कुछ। ओके। तो इसी में थोड़ी पार्श्वभूमि बताना चाहता हूँ इसकी। पूरी 16 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के 4 लश्करी तोयबा के आतंकवादियों ने
हमारे उरी बेस के ऊपर हमला कर दिया और ये हमले में हमारे 19 जवान शहीद हो गए और तकरीबन 38 जवान जो घायल हो गए। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी आर्मी के लिए, जैसे हम जम्मू एंड कश्मीर में थे तो ऐसा है तो हमने सोचा था कि ये इसका जवाब जरूर देना चाहिए। और मैं कोर कमांडर ने मेरे नीचे तकरीबन 2 लाख के आसपास ट्रूप्स थे और 270 किलोमीटर का रहना कंट्रोल मेरे पास था। तो जब मैं गया था 2015 में, तब मेरे पास तकरीबन 12 कमांडो दस्ते थे और हर एक को बोला था कि ये पता नहीं था ऐसे होने वाला है, पर तभी मैंने बोला था कि अगर हमको मौका मिले तो तब मत मुझे बताना कि हम तैयार नहीं। ट्रेनिंग, सिलेक्शन, वेपन्स इसके साथ तैयार रहना। तो तकरीबन हम तैयार थे। तो हमें 17 तारीख को बताया गया कि कुछ प्लान करो अंदर। तो मेरे दिमाग में आया कि प्लान तो हम दे देंगे, लेकिन इसका जो रिजल्ट क्या होगा तो आपको पता है कि जैसे बॉम्बे अटैक हुआ था 2008 में, तो उसके बाद में भी बोला कि हम छोड़ेंगे नहीं दुश्मन को और इसका बदला जरूर लेंगे। इस बार भी ऐसे हुआ। हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि इसका जवाब हम जरूर देंगे। और पहले क्या हो, पाकिस्तान को इसकी आदत पड़ चुकी थी और ज़्यादा से ज़्यादा, मैं हंसी मजाक में बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते थे, हम आपके साथ क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे। इससे कोई बात नहीं बनती, तो इसको जरूर कुछ ना कुछ जवाब दें। और अभी दिल में लग रहा था कि कोई चांस मिलना चाहिए। तभी मैं 2 साल के बाद रिटायर हो जाऊंगा, ऐसा मौका अगर मिलेगा तो आप अहमियत होती है उसमें। तो 28 से 29 को हमने प्लान किया और 28 से 29 को क्यों प्लान कर दिया, एक तो इतना टाइम चाहिए था हमको 7-8, और अगर देखो 28 उस दिन आधी रात चंद्रमा की थी और आधी रात इसके थे अपने डार्क नाइट। तो हमारे लिए जो ट्रेन सोल्जर्स होते हैं उनके लिए जो बोलते हैं कि अमावस की रात है, वो एक अच्छी लगती है। अपने हिंदू धर्म में बोलते कि कोई काम अमावस की रात को नहीं करना चाहिए, अपशकुन होता है। तो हम बोलते हैं तो हमारे तो वो दोस्त है, अमावस दोस्त है, हमारे साथ रहेगी तो अच्छा हमारे फायदा हो जाएगा, इसलिए हमने उस रात चुना। दूसरा होता है किस समय करना। तो आप सब जानते हैं कि आदमी सबसे ज्यादा कब गहरी नींद में कब होता है, सबसे ज्यादा गहरी नींद आप गेस कर सकते? एग्जैक्टली 2 से 4 सबसे ज्यादा गहरी नींद में 3 और 4 के बीच में या 2 से 4 के बीच में होता। तो हमने सोचा कि इसी टाइम स्ट्राइक करना चाहिए। और तीसरी अहम बात हमारे लिए थी कि आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आर्मी में, सेना में, एयरफोर्स में हम एक्चुअल सेक्युलरिज्म करते हैं कि हर धर्म को इज्जत देते हैं। तो हमें पता था कि ये जो टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, जिसके ऊपर हमला करने वाले पीओके के अंदर में, वो सब मुसलमान। तो उस दिन को 19 तारीख को 29 तारीख को उनकी जो पहली नमाज होती है फजर की नमाज, वो 4 बजने के बाद 5 मिनट में, तो हमने जो कुछ कार्रवाई है उसके पहले होना चाहिए। तो हमने ये प्लान किया। और तीसरी और अहम बात थी सरप्राइज। और सरप्राइज क्या था, इसके बारे में पूरे भारत में किसी को पता नहीं। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर लेके हमारे तक, क्योंकि हमारे जो जवान थे उनको भी पता नहीं था। उनको पता जाना है, कब जाना है पता नहीं था, किधर जाना है पता नहीं था। सब हमने से लेकर के रखा। इसमें मुझे सब लोग बोलते हैं कि उरी में दिखाया कैसे है। उरी में दिखाया थोड़ा मसाला ऐड किया वैसे, क्योंकि अगर वो जैसे हमने किया वैसे दिखा तो वो डॉक्यूमेंट्री बन जाती। और डॉक्यूमेंट्री को कोई देखता नहीं, इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल वो एक क्या बोलते हैं उसको, अभिनेत्री होती है, वो बताती होगी, वो आर्मी में अभिनेत्री वगैरह नहीं होती, हम अपना करते हैं। तो टोक रहा हूँ, लेकिन एक बात बता दूं, सर की बिटिया भी आर्मी में ही है, बरेली में। सर के जमाई भी आर्मी में, इनके भाई भी आर्मी में। दूसरा ये था कि वो दिखाया कि गरुड़ एक पक्षी होता है, वो लाता है। हमारे पास तो कुछ कोई किसी को पूछने का जरूरत नहीं।
और तीसरा था कि वो जो हीरो होता है वो जाके बोलता है कि किसी अजगर है, किसी को ढूंढता है 2.5 घंटे। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, 5 घंटे हट करके एक्शन करना। तो ये सब चीज़ें थी और सरप्राइज ये था, उनको पता नहीं था। और भारत में मेरे ख्याल से सिर्फ 17 आदमी को पता, प्राइम मिनिस्टर से लेके मेरे, और बाकी किसी को इसके बारे में नहीं। मेरा जो नंबर 2 था, अगर मेरे को कुछ हो जाता है, मान लो हमारे फौज में होता है कि अगर कमांडर मर जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली दूसरा लेता है और उसको पता होना चाहिए। तो मेरा जो नंबर 2 मेजर जनरल था उसको भी पता नहीं था। जब मैं ऑफिस में बैठा था, टीवी देख रहा था, कॉफी पी रहा था, तो दौड़ के आया, तो टीवी में दिखा रहा है कि ऐसे हुआ है अपने एरिया में, कि हुआ है क्या? मैंने कहा अगर टीवी में दिखा दिया तो हो ही क्या होगा। तो ये कहने का इतना सरप्राइज का फैक्टर था। और अहम बात क्या, अभी कंडक्ट के ऊपर हम चलते हैं कि कंडक्ट के लिए जो वेपन इक्विपमेंट ये सब चाहिए थे, ये हमें सब मिल गए 6 दिन के अंदर। बेस्ट ऑफ द राइफल, प्रोटेक्शन गियर, हेलमेट्स, नाइट विजन, गुड रेडियो सेट, ये सब दिए। और मैं मानता हूँ कि भारत के इतिहास में, अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर कोई सबसे अच्छा डिफेंस में मिला होगा तो मनोहर पार्कर। तो इन्होंने ये सब हमको दिया। उनका यही था कि जो ऐसा हिंदी मराठी में बोलते कि विजय भव, तो जीत के आ जाओ, दैट्स ऑल, दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच वाज गिवन टू। बट इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा जरूरत की चीज़ थी, वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति। कि हमारे पास फौज वही है, आदमी वही है, काम वही करना है, डिसीजन ले। अगर बॉम्बे के अटैक के बाद में हम डिसीजन लेते तो शायद उसका भी नतीजा ये होता और ये अटैक्स वगैरह नहीं होते। क्योंकि आपको पता है इसके बाद में कम अटैक हुए। तो ये कंडक्ट में आखिरी में क्या है कि हम जब जाते हैं तो उनको जो 3 पार्टियाँ थी मेरी, हर एक के पास में तकरीबन 25 से 35 तक था। हमें बोला था कि कम से कम ले जाओ 20 से 25। लेकिन आर्मी का एक उसूल है कि अगर अपना कोई जवान, अपना भाई शहीद हो जाता है या कोई जख्मी हो जाता है, हम दुश्मन के एरिया में उसको छोड़ते नहीं। तो उसको अगर लेना है तो 700, 800, 900 किलोमीटर लेना है तो 4 आदमी लेके जाएंगे तो 4 पार्टी लगेंगी, तो 7 चौक 28 हो जाता है और बाकी 6-7 आदमी। तो मैंने अपना सरप्राइज खोने के बावजूद भी 35 आदमी लिए। तो वहाँ पे दोनों के बीच में ऐसे चौकियाँ होती, हमारे सामने पाकिस्तान की चौकियाँ बीच में, तो उसमें एक सुरुंग लाइन लगी रहती है। अगर तुम उसके ऊपर स्टेप कर जाते हो और तुम्हारा पैर उड़ जाता है, आवाज़ होता है, तुम्हारा मिशन खत्म। तो वो तुम्हारा उसके बाद कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए हमने क्या किया था कि वो 100 मीटर क्रॉस करने के लिए हर एक पार्टी ने तकरीबन 2.5 से 3 घंटा लगा। और वो माइन का क्या था, जैसे मैंने बोला 2015 में बोला था, तैयारी कैसे की थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल से बीच में ये बंदर आते, बंदर चलते हैं, कोई होते डोंकीज आते हैं, तो उसका देखा हमने बेरिंग वगैरह लिया था। और उसमें जो प्रिपरेशन के टाइम पे वायर दबा के रखा है। और वो 100 मीटर के लिए हमारी पार्टी, एक पार्टी कम से कम 1.5 से 2 घंटा। और वैसे गए, उसके बाद हम तकरीबन 3 बजे हर पार्टी पहुंच गए टारगेट के पास में। अब टारगेट में क्या है कि 3 या 4 सेंट्री होते हैं, 3 जगह पे 4 जगह पे। तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है हमारे पास साइलेंसर वेपन को मारो, बट कितना भी साइलेंसर वेपन अगर मारोगे तो आवाज़ तो जरूर करता है। तो वी डिडंट वांट टू, हमें चांस लेने का हमने बोला नहीं करना है इसे। तो दूसरा होता है कि हमें जो सिखाया जाता है कि धीरे से जाके उसकी गर्दन काटना, तो आवाज़ ही नहीं होती। तो हमारे जितने भी 9 ग्रुप थे वो धीरे धीरे जाए। हमारे पास जो संगीन बैनेट्स थी वो दूसरी टाइप की होती है, वो नहीं, उससे गले काट दिए सबके और ओके ऑर्डर दे दिया। और हमने 10 मिनट सिर्फ, जैसे मैंने बोला कि टाइम नहीं होता है, 10 मिनट में पूरे के पूरे वेपन जो जितना एमिनेशन था वो उनके ऊपर गिरा दिया। और रात में शूटिंग भी किया थर्मल कैमरास के साथ में। आया 12 मिनट में हम निकले। और जब वापस आते थे, जब भी कोई कहीं पे भी जाते हो, वापस आते समय बहुत जल्दी आ जाते हो। तो वापस आए तकरीबन 5 बजे और अपनी तरफ आ गए। कुछ जगह पे
हमें मुकाबला हुआ। लकीली हमारा कोई जवान जख्मी नहीं हुआ। और वहाँ पे फिर जैसे पिक्चर में दिखाया कि वो हेलीकॉप्टर से जाते, हेलीकॉप्टर में ऐसे नहीं गए, पैदल ही गए। बट आने के बाद मैंने उनको उठाया और सुबह मेरे पास आके उन्होंने मेरे को ब्रीफिंग किया और मैंने जो वीडियोग्राफी किया था उसमें तकरीबन गिने कि मेरे एरिया में तकरीबन 28 से 30 उनके मुर्दा शरीर देखे और बाकी सब कुछ मिला के मैंने देखा कि हमने तकरीबन 82 टेररिस्ट मार दिए थे। और सबसे बड़ी बात यह है एक भी जवान कुछ नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सबसे बहुत बड़ी बात थी। और मैं समझता हूँ कि मेरे जो प्रोफेशनल लाइफ है इसके जो समापन हुआ बड़े अच्छे तरीके से। रोंगटे खड़े हो गए हैं और निशब्द हूँ। फिल्म से ज़्यादा मुझे लगता है सिनेमा घर में जो रोमांच था उससे ज़्यादा रोमांच शब्दों में था, क्योंकि वो सैनिक खुद बयान कर रहा है जो वहाँ था, जिसने संचालित किया सारी कार्रवाई को। और 18 सैनिक मरने के बदले 82 आतंकवादी मार देना, ये आंकड़े नहीं है सिर्फ। जो ये कह रहे थे कि अगर बम्बई पर हमला हुआ और इतना खतरनाक हमला हुआ और हमने पूरी फांसी की सजा वगैरह दी, लेकिन अगर हमें, क्योंकि आतंक की अति होती है तो घर में घुस के मारना पड़ता है, और जब घर में घुस के मारते हैं तभी इस तरह की आतंकी गतिविधियां रुकती हैं। यही साबित हुआ इस कार्रवाई से। उसको अंजाम देने वाले जोरदार तालियां बजाइए जो पूरी उसके बाद हिम्मत नहीं है, जोरदार करना है। सर, फिल्म के कुछ मिथ तो आपने बस्ट कर दिए। ठीक बात है, फिल्म बनाने के लिए थोड़ी नाटकीयता जरूरी होती है। एक दर्शक के रूप में मेरी भी जिज्ञासा थी, क्या एनए से ऐसे हर बार फोन करके फोन तोड़ देते हैं क्या सर? ये सब चीज़ें जो है वो मेरे ख्याल से सब दिखाने के लिए होता है। ऐसे हर एक बात तोड़ना वगैरह, जैसे मैंने वो गरुड़ घूमना या कोई लड़की ड्रिंक करती है और उसको पकड़ के मारती है, सब हुआ नहीं है, ऐसे नहीं हुआ है। बिल्कुल प्लेन सिंपल जो है एज ए सोल्जर जाके मारना, अंदर जाके और बताना, ये हमारा काम और जल्दी जाते, ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ी सी मेरे ख्याल से मेलोड्रामेटिज्म करने के लिए। इससे फिल्म का रोमांच थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन सच का रोमांच, सच मानिए उससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि फिल्म में कोई जान दांव पे नहीं होती। अपने 35 सैनिक अगर भेजे हैं तो बिना खरोंच के उनको वापस लाना क्या होता है, ये वो कमांडर समझ सकता है जो यहाँ चिंता में बैठा है कि मेरे आदमी गए और किसी को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, और वो जीत के आएंगे, विजयी भव के साथ आएंगे। फिल्म में वो खतरा नहीं होता, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा रोमांच पैदा कर दिया जाता है। सच के जीवन में तो जान हथेली पर होती है। जैसा इन्होंने बताया है, खुद भी ये मोर्चे पर उसी तरीके से जान हथेली पर लेकर लड़े थे। राजौरी में एक सैनिक के रूप में आतंकवादियों से लड़ते वक्त सर घायल हो गए थे। सर, मैं चाहता हूं कि वो किस्सा भी थोड़ा दर्शकों को, क्योंकि उस पर फिल्म नहीं बनी है, लेकिन आप मंच पर साक्षात कैसी मुठभेड़ थी, कैसे हुआ, आप घायल हो गए, जान हथेली पर लेकर लड़े और कई आतंकियों को मारा, तब घायल हुए। ये किस्सा है कारगिल वॉर का, ऑपरेशन विजय में। आप लोगों को पता होगा कि पहले जब वॉर शुरू हुआ था अप्रैल मई में वगैरह, तब हमारी हर जगह पे हार हो रही थी, हम जीत नहीं पा रहे थे। तो मैं राजौरी की तरफ था, पीर पंजाल की इस तरफ, तो वहाँ पे हमें बोला कि इधर हमले करो ताकि उधर का प्रेशर कम हो जाएगा। एक टैक्टिक्स होती है आर्म फोर्सेस में हायर लेवल के ऊपर। तो मैं तब कर्नल था, तो मेरे नीचे 1000 लोग थे, पूरी बटालियन थी, पंजाब रेजिमेंट की एक बटालियन। तो हमें बोला कि राजौरी के एरिया में जाके छोटे 500-600 मीटर एक पोस्ट थी, उसको जाके डिस्ट्रॉय करके आ जाओ। और ऐसे 6-7 काफ़ी लोग डिस्ट्रॉय करते थे, ज़्यादा अंदर नहीं। पर वो रात को मैंने 27 जून को मेरे को याद है, हम गए, वो डिस्ट्रॉय किया, उनके जितने जवान थे मार दिए और वापस आए। तो इसमें जब वापस आ रहे थे, दूसरी जो उनकी चौकी थी, उन्होंने हमको देखा और उन्होंने आर्टिलरी फायर डालना शुरू कर दिया हमारे ऊपर। तो हम नाले में फंस गए, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर नाले में फंस कर पत्थर के पीछे पीछे छुपने लग गए। तो एक ऐसे धाड़ में अगर तुम्हारे पर गोला गिरता है ना, तो कुछ समझ में नहीं आता है, इतना आवाज़ आता है कि बस हिल जाता है आदमी। तो जब गोले गिर रहे थे तो पत्थर के पीछे था, तो मेरे एकदम खून निकलना शुरू, देखा कि खून ऊपर जैसे फाउंटेन होता है उसकी तरफ, फव्वारे की तरफ ऐसे जाए। तो मैंने, मेरे पास जो मेरे प्रोटेक्शन थे, रेडियो ऑपरेटर, मैंने कहा किसी को गोली लगी क्या? मैंने कहा देखो कितना खून है। तो सबने चेक किया, आपने हमें ठीक ठाक है। तो फिर मैंने देखा कि मेरे इधर पूरा मेरे छाती में लगी थी पूरा और उसको जा रहा था। तो मैंने
मैंने कहा इतना खून निकलेगा तो अभी तो बच नहीं सकते, अंदर भी वापस भी जाना है, 2.5-3 किलोमीटर फायरिंग भी हो रही है। तो मेरे जवान सब सरदार थे, तो उन्होंने अपनी पकड़े निकाली, छाती में पूरी बांधने की कोशिश की, फिर इतना बड़ा खून बंद नहीं होता है। तो मेरे थोड़ी सांस फूलने लगी और मैंने सोचा अभी अपना अंत आ गया है। लेकिन इन जवानों ने मेरे को उठाया और अपने कंधों के ऊपर इतने शेलिंग में लेके गए, शेफ में अपने एरिया में आ गए और मेरा डॉक्टर आ गया। तो डॉक्टर को मैंने बोला कि भाई डॉक्टर मेरे पास टाइम कितना है? तो वो बोला सर कैसे बात करते हो, आप बच जाओगे, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे पता है कि भाई इतना खून बने ना तू बचा सकता है ना मैं बच सकता हूँ, ये तो है, बट मेरे को 2-3 चीज़ें बताना। हमारे पास उस टाइम पे इतना पैसा नहीं होता था, तो मेरे को याद है कि 10,000 रुपये का FD था। तो मेरे वाइफ को पता नहीं था कहाँ पे, मैंने कि कम से कम उसको पता चलना चाहिए कहाँ पे, इतना तो उसके हस्बैंड ने लाके उसको रखा है, कुछ बिल्कुल बैंक बैलेंस में। तो मैंने बोला देख मेरे वाइफ को बताना कि ऐसा नहीं कि दुख नहीं, दुख तो हो रहा है मैंने जा रहे, बट ये तो कभी ना कभी होना था। तो बोला कि आई हैव गॉन इन दैट मैनर, कि उन्होंने उनको पता था और जा रहे थे। और मेरी 2 बेटियां थी, तो मैंने उनको बोला कि इनको डॉक्टर बनाना, कैसे भी करो उसको बोलो। तो और उसके बाद मैं बेहोश हो गया और वो मुझे उठा के लेके आए, फिर पूरी ट्रेन लेके दिल्ली में लेके आए और मैं बच गया। तो ये है कि अगर भगवान बताना चाहता है और तुम अपना काम करो, तो मेरे को लगता है कि तुम्हारी मौत मुश्किल होती है। सर एक तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता ही है, दूसरा आपको उड़ी पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी ना सर, तो ऐसे कैसे उस वक्त आप चले, इसलिए आपको होना था। और आज हमारे साथ अमर उजाला के समाज के मंच पर भी बात करनी थी।